नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि निराकरण अभिक्रिया तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया हेलो एल्केन्स में क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि हेलो एरीन्स की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि निराकरण अभिक्रियाएं मतलब विलोपन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। दोस्तों, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, अतः इसको हम बीटा विलोपन भी कहते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं बीटा विलोपन को। दोस्तों, 1875 में जेटसेफ ने एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वि हाइड्रोजन के फलस्वरूप वे एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विकाबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्काइल समूहों की संख्या अधिक होती है। अतः दो ब्रोमोपेंटेन मुख्य उत्पादन के रूप में पेंट दो ईन देता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दोस्तों, जब हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है तो अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और MgX कार्बधात्विक यौगिका का एक मुख्य वर्ग है, जिसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में की थी। इन्हें ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक कहा जाता है। इस अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसमें कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजना बंध होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण ये आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, जब हेलो एल्केन की क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो इससे एल्काइल बेंजाइन बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेलो एरीनों की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। दोस्तों, एराइल हैलाइड नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, जिसमें पहला है अनुनाद प्रभाव। दोस्तों, हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल विलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं तथा इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से संभव होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। दोस्तों, हेलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है, जबकि हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। अधिक S गुण युक्त sp2 संकृत कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा हेलो एल्केन में कम S गुण युक्त sp3 संकृत कार्बन परमाणु की तुलना में CX आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ से थाम सकता है। दोस्तों, स्वयं आयन के फलस्वरूप हेलो एरीनों में बना फिनाइल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है, अतः SNA क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाती है। दोस्तों, संभावित
प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी में इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन तथा 300 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फिनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह NO2 उपस्थित होने पर हेलोएरीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। दोस्तों, जब NO2 समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियां पर जुड़ा होता है तब ये प्रभाव अधिक प्रबल होता है। दोस्तों, हेलोएरीन्स की अभिक्रिया में क्रियाविधि को इस प्रकार से आरेखित किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दोस्तों, हेलोएरीन बेंजीन की तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे कि हेलोजन, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन तथा फ्रीडेल-क्राफ्ट आदि अभिक्रियाएं देती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजन के साथ। जब हेलोजन के साथ हेलोएरीन्स की प्रतिक्रिया होती है तो हमें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन तथा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है। अब हम देखते हैं कि हेलोएरीन्स में नाइट्रोकरण क्या होता है। जब हेलोएरीन्स का नाइट्रोकरण होता है तो हमें 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन तथा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मिलता है। अगला है सल्फोनेशन। हेलोएरीन्स का सल्फोनेशन के साथ हमें 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है। अगला है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें 1 क्लोरो 2 मिथेल बेंजीन तथा 1 क्लोरो 4 मिथेल बेंजीन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, जब हेलोएरीन्स की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को समझना होता है, जिसमें एल्काइल हैलाइड तथा एराइल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्काइल एराइन देता है तथा इसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन मतलब वुड फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, एराइल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा संयोजित यौगिक देते हैं, जिसमें 2 एराइल समूह परस्पर जुड़े होते हैं, जिसे हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों, एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक को हम पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं। इनमें से अनेक यौगिक उद्योगों तथा कृषि में उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव्य होते हैं। इनका उपयोग विलायक के रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, धातुओं की सफाई तथा फिनिशिंग के रूप में किया जाता है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। दोस्तों, ये रंगहीन द्रव होता है जो वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण से विषैले गैस फॉस्फीन बनाया जाता है। दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भरकर बंद करके रखते हैं।
इस बोतल की चारों ओर काले रंग का कागज लगा देते हैं जिससे कि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण ना हो सके। इसका उपयोग फिनॉल बनाने में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तीसरा है आइडोफॉर्म। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। यह रंगहीन तेलीय द्रव्य है और ये जल में अविलेय होता है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में, फ्रियोल बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। पांचवा है फ्रेऑन। मीथेन या इथेन की पॉलीक्लोरोफ्लोरो विपद को फ्रेऑन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला है DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वर्तमान में इसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि यह शरीर में संचित हो जाता है। इसका अपघटन नहीं होता। कुछ कीटों में इससे प्रतिरोधकता बन जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने निराकरण अभिक्रिया तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने हेलोएरिन्स की अभिक्रियाओं के बारे में जाना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।